अस्सलाम वालेकुम। हम एजुकेशन के सब्जेक्ट के एक इम्पॉर्टेंट कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन के यूनिट 5 को देखने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही आसान कोर्स, बहुत ही आसान चैप्टर है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। दिन रात में हमारा इसी के साथ कोई ना कोई वास्ता रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत इजी लगेगा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, इस यूनिट का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसी में सब कुछ दे दिया है। तो अगर आप एक दफ़ा टेबल ऑफ कंटेंट को गो थ्रू कर देंगे तो ये पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, हम चलते जाएंगे और इसमें से हर चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा ये क्या होती है। और दो आई नो कि इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो बस फिर आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। सबसे पहले तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट, जो कि 5.1 हेडिंग दी हुई है, इसमें बात ये हो रही है कि ये वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हम पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड तरीके सीखते जा रहे हैं कम्युनिकेट करने के, अपनी बात आगे बढ़ाने के। तो उस कम्युनिकेशन की लर्निंग को हमें एजुकेशन में भी अप्लाई करना चाहिए। और जो भी थ्योरी, जो भी प्रैक्टिकल, जो भी प्रैक्टिसेस हमें बच्चों को देने हैं, उसमें इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है अपनी बात को कम्युनिकेट करने में। ठीक है। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में या इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के अंदर वो तमाम चीज़ें आएंगी जो किसी भी ज़रिए से इंसान को टीच करने में हेल्पफुल हो सकती हैं, चाहे वो किताब हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई स्क्रीन हो। तो सब चीज़ें ही इसमें कवर हो रही होती हैं। और पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ज़ाहिर है कि आसान बनाना, ज़्यादा डाइजेस्टिबल बनाना, या कम्युनिकेशन का पर्पस सर्व हो जाना, बच्चों को याद रह जाना, बच्चों को मेमोराइज हो जाना, बच्चों का प्रैक्टिकली चीज़ों को अप्लाई कर पाना, ये तमाम जो है वो पर्पसेस इसके माने जाएंगे। अच्छा जी, फिर चार रेवोल्यूशनरी एराज डिस्कस हुए हैं यहाँ पे, जिसमें कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी ने या टेक्नोलॉजिकल चेंज ने जो है एजुकेशन को चेंज किया। वो बिल्कुल पुराना पीरियड, ग्रीक पीरियड था, जहाँ पहले घर से बच्चे स्कूल की तरफ जाना शुरू हुए। कई दफ़ा स्कूल इंट्रोड्यूस हुआ, पेरेंट के बजाय टीचर इंट्रोड्यूस हुआ। फिर दूसरा रेवोल्यूशन आया था जब राइटिंग दरियाफ्त हुई थी, बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। उसके बाद जब प्रिंट होना चीज़ें शुरू हुई तो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी। और उसी लेवल की रेवोल्यूशन माना जाता है आईटी को, कि जब आईटी आई तो एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आई। बस ये सारी बातें ख़त्म। अब असल में आप शुरू हो गए कि जो जो एड्स टू टीच हैं वो प्रोजेक्टेड भी होती हैं और नॉन प्रोजेक्टेड भी होती हैं। अब ये वही रटी हुई चीज़ें चलती चली जाएंगी। प्रोजेक्टेड एड्स में यानी वो चीज़ें जो कि किसी चीज़ को बड़ा करके किसी स्क्रीन पे दिखा रही हों, उनमें जो है वो बहुत सारी एड्स शामिल हैं, जैसे कि फ़िल्म्स हैं। अच्छा, अब ये जो फ़िल्म है, ये मूवी की बात नहीं हो रही। ये फ़िल्म एक पतली प्लास्टिक की शीट की बात हो रही है, जिसके ऊपर कुछ बना हुआ होता है और उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी आगे आएगी। और फ़िल्म में और ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पुराने ज़माने में यूज़ होती थी फ़िल्म, जो कि छोटा, जैसे नेगेटिव होते थे ना, पतली सी स्ट्रिप होती थी, इस साइज़ की होती थी ये। और इसको एक प्रोजेक्टर टाइप का होता था, जिसके सामने इसको लगाया जाता था, बटन दबाते जाते थे और ये आगे बढ़ती जाती थी एक एक स्टेप। और इस पे मुख्तलिफ तस्वीरें जो हैं वो स्क्रीन पे दिखाई जा रही होती थी। ट्रांसपेरेंसी में तो आपने हाथ से उठा के एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, फिर वो हटाते हैं, फिर दूसरी रखते हैं, और ट्रांसपेरेंसी का साइज़ भी A4 जितना होता है। जबकि जो फ़िल्म्स होती थी, इसका साइज़ छोटा सा होता था और ये रोल सा बना के उस पे चढ़ा दिया जाता था, प्रोजेक्टर टाइप की चीज़ होती थी। और इसकी स्ट्रिप्स भी होती थी, ये सिंगल भी होती थी और स्ट्रिप्स में भी होती थी। तो फ़िल्म्स के साथ फ़िल्म स्ट्रिप्स की भी बात हो रही है। ये इस वक्त आज के दौर में तो कहीं भी यूज़ नहीं होती। ये बहुत पुरानी बात हो गई कि जब के इस्तेमाल होती थी, और किसी बहुत ही आर्काइव में कहीं कोई फ़िल्म स्ट्रिप्स रखी हुई हों, उनको दोबारा व्यू करने के लिए वो पुराना सा वो प्रोजेक्टर निकाला जाता है। वो भी हमारे मुल्क में तो आई डोंट नो कि कभी कहीं निकला हो। बाहर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो बहुत पुरानी पुरानी कोई स्ट्रिप्स ऐसी रखी हुई हों, जिसके ऊपर कोई, लेट्स सपोज, कोई उसकी पॉलिटिकल वैल्यू हो, उसकी उस तरह की चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा हुआ है, जिनको दोबारा कभी निकाल के दिखाया जाता है बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है जी। फिर
अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम इसके एक साथ ही कर लेंगे। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं तो अब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो कर दिया इन्होंने, हालांकि ट्रांसपेरेंसी पहले आनी चाहिए थी, लेकिन पहले पावर पॉइंट स्लाइड्स की बात की है। अच्छा, मैं डायरेक्टली वहीं पहुंच भी जाता हूँ। ये देखिए, ये वो प्रोजेक्टर है जो कि फिल्म स्ट्रिप्स के लिए यूज़ होता था। अब पावर पॉइंट स्लाइड्स की बात करते हैं तो ज़ाहिर है ये कंप्यूटराइज्ड स्लाइड्स हैं, कंप्यूटर पे बनाई जाती हैं। इसके अंदर बहुत आसानी है कि जैसा चाहे मटेरियल दिखा दें, जितनी चाहें विविड तस्वीर दे दें अच्छी सी, और जो मटेरियल चाहे दे दें। और वो एनिमेटेड भी होता है, वो उड़ के आ रहा है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स ये जो है वो अट्रैक्टिव होती है, इंटरेस्टिंग होती है। इसमें आप तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हुए दिखा सकते हैं। और इसको बनाते हुए कोई गलती हो गई तो उसको करेक्ट करना बहुत आसान है। फिल्म स्ट्रिप्स में या ट्रांसपेरेंसी में तो एक बड़ा झंझट होता है कि आप उसको गलती को सही कर सकें। और इसमें जो है वो साथ में आप एनिमेशन के साथ साथ आवाज़ें भी डाल सकते हैं, तो ये हर तरह से फैसिलिटेट कर रही होती हैं। पावर पॉइंट को लेते हुए कुछ समझाया जाता है कि पावर पॉइंट इसलिए नहीं होती कि उसको लिख कर पढ़ने का कोई ज़रिया बनाया जाए, कि टीचर को अपना कुछ याद नहीं है तो उसने पावर पॉइंट पे लिख दिया और वो स्क्रीन को देख देख के पढ़ रहा है। बल्कि पावर पॉइंट जो है वो इसलिए होती है कि वो टीचर को सपोर्ट करे, हेल्प करे, पूरा का पूरा उसमें से रीड ना कर रहा हो। दूसरा है कि उतनी बारीक ना बनाया जाए, इतना ज़्यादा भर ना दिया जाए उसको कि जी वो कुछ पढ़ा ही ना जा रहा हो। ठीक है, इतने ज़्यादा इमेजेस बैकग्राउंड के, इतने ज़्यादा हैवी इमेजेस न डाल दी जाएँ कि बच्चे उसी में खो जाए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ना कर सकें, तो ओवरडू ना हो जाए और इतनी स्लाइड्स ना हो कि वो ख़त्म ही ना हो रही हों, और बड़े फ़ॉन्ट्स हों, बैकग्राउंड सिंपल हो, एनिमेशन यूज़ कर रहे हों आप, और आपकी चीज़ों को विजुअलाइज़ करने में वो आपको हेल्प करती है। फिर ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने कहा कि शीट्स होती थी A4 साइज़ की या उससे कुछ बड़ी, 10x10 की ट्रांसपेरेंट शीट्स होती थी। नीचे एक लाइट सोर्स होता था, उसके ऊपर ले जाके इसको रख देते थे और सामने ये बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे इनकी लाइट नज़र आती थी। अच्छा, पावर पॉइंट में तो अब आजकल हम डिजिटल स्क्रीन्स पे या टीवीज़ पे जो एलईडी टीवी हैं उस पर दिखाते हैं, तो लाइट ऑफ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जबकि पुराने ज़माने में जो आपकी ट्रांसपेरेंसी शो हो रही होती थी उसके लिए लाइट ऑफ करनी पड़ती थी। तो लेकिन बहरहाल ये बनाना आसान था, इसके लिए कोई ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए होती थी। एक लैंप नुमा कोई चीज़ हो, नीचे से उसमें एक लेंस लगा हुआ हो, वो उसके ऊपर लाइट मार रहा हो जिसकी वजह से वो दीवार पे उसका इमेज आ जाए, तो ये बहुत आसान होता था इसको, इसकी इक्विपमेंट बनाना भी। और अच्छी स्टडी इक्विपमेंट होती थी, जल्दी ख़राब भी नहीं होती थी, और ख़राब हो भी जाए तो उसमें कोई ऐसे पार्ट नहीं होते थे जो कि बहुत एक्सपेंसिव आएँ, और हाथ से बनाई जाती थी। और अच्छा, टीचर इसमें कलरफुल मार्कर्स भी यूज़ करते थे, इसकी वजह से कलर भी नज़र आता था सामने, तो आप अपने की मैसेजेस को उसमें दिखा दें। बहुत बोर्ड पे कुछ काम लिखना है तो उस पे लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप पहले से अपनी स्लाइड्स तैयार करके ले आएँ, ट्रांसपेरेंसी तैयार करके ले आएँ, उनको दिखा दें। तो ये अच्छी अच्छी रिसोर्स के तौर पे इस्तेमाल होती थी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी का इन्होंने एक मॉडल सा बनाया हुआ है। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड इसलिए कहते थे इसको कि आमतौर पे छत पे इसको एक बार सी लगा के उस पर इंस्टॉल किया जाता था, और ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो एक कलर पिक्चर जो है वो स्क्रीन पे शो करता है। पुराने ज़माने के जो प्रोजेक्टर्स होते थे उनके लिए तो लाइट ऑफ करनी ही पड़ती थी। आजकल ऐसे पावरफुल प्रोजेक्टर्स आ गए हैं कि वो लाइट ऑफ किए बगैर भी चल जाते हैं। उनको वाइट स्क्रीन चाहिए होती है, क्लीन स्ट्रेट, और उनकी मदद से जो है वो हम अपनी स्लाइड्स भी दिखा सकते हैं, पावर पॉइंट्स भी दिखा सकते हैं, मूवीज़ भी दिखा सकते हैं, मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी दिखा सकते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स का मसला ये होता है कि उसके जो लेंस होते हैं उनकी एक लाइफ होती है जो कि टीवी के मुकाबले में कम होती है। तो अब तो ज़्यादातर जगहों पे स्क्रीन्स इसीलिए आ गई हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर की जब लेंस ख़राब हो गया और समझ लें कि प्रोजेक्टर ख़राब हो गया, अब पूरा प्रोजेक्टर ही ऑलमोस्ट की कॉस्ट लेंस की कॉस्ट होती है। ठीक है जी। और ओपेक प्रोजेक्टर जो होता है वो होता है जिसके थ्रू के आप जो है वो बुक्स दिखा सकते हैं, कोई फ्लैट मटेरियल उसके ऊपर रख के आप उसको प्रोजेक्ट करवा सकते हैं। ये भी अगेन अब कहीं यूज़ होते हैं, मैंने तो कभी नहीं देखा। और ये डार्क रूम में इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली। डिजिटल प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर एक ही चीज़ है। ओवरहेड प्रोजेक्टर को ही अब मज़ीद डिजिटलाइज कर दिया गया है, उसमें डायरेक्ट HDMI लगा के लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अब तो ऐसे आ गए हैं प्रोजेक्टर जो कि पॉकेट में रख सकते हैं आप, तो ये उनकी बात हो रही है। तो बाकी फ़ायदे इनके वही हैं जो प्रोजेक्टर के फ़ायदे थे। अब नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब जिसको कि आप रोशनी या बिजली की मदद से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, उसमें आ जाए तो फ़ोटोग्राफ्स हैं,
सीधी सी बेसिक सी बातें हैं, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए। फ़ोटोग्राफ्स के बारे में हम क्या बात करें, कि वो आप खुद ही उसके बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी फ़ोटोग्राफ्स जो कि बच्चों का इंटरेस्ट किसी टॉपिक में एंगेज करें, उनको हेल्प करें, और जो है वो एक वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है वो कितने ही अल्फाज की जगह इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन ये है कि कुछ अरसे में तस्वीर की अपनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। उस वक्त तो समझ में आती है, इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन अगर लगा के छोड़ दी जाए तो उसके ऊपर से इंटरेस्ट लोगों का आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। फ़ोटोग्राफ की एक फ़ॉर्म फ्लैश कार्ड है, ये बहुत हेल्पफुल और आज तक यूज़ हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि फ़्लैश कार्ड्स जो होते हैं वो बच्चों को ख़ासतौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन में तो बहुत ही हेल्प करते हैं। लेटर्स के फ़्लैश कार्ड्स, साउंड्स मालूम करनी है, फ़्लैश कार्ड दिखाया, साउंड पूछ ली, नंबर दिखाया, नंबर का नाम पूछ लिया, जॉइनिंग लेटर्स दिखाए। तो ये तो आप जो ख़ासतौर पर एलिमेंट्री टीचिंग से रिलेटेड हैं वो तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि फ़्लैश कार्ड्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल आज भी हो रहा है। और इवन डिजिटल फ़्लैश कार्ड्स भी आ गए हैं, फिर भी जो पुराने फ़्लैश कार्ड्स थे, कार्ड्स पे जो बनाए जाते थे वो बहुत यूज़फुल होते थे और वो ड्यूरेबल भी बना लिए गए थे। हमारे पास जैसे कि उसकी जो मटेरियल है, कार्ड अच्छा वाला कार्ड यूज़ होता है, उसको कोटेड कोटेड होता है, जिसकी वजह से वो ख़राब भी नहीं होता, गीला होने पे भी इवन वो ख़राब नहीं होता। और बच्चे भी उसको हैंडल कर लेते हैं। क्लासरूम में मॉनिटर को खड़ा कर दिया, उसको बोला तुम शाबाश ज़रा फ्लैश कार्ड दिखाओ। तो फ्लैश कार्ड इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी यूज़फुल। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों में डिसएडवांटेज है कि वो बहुत बड़े ग्रुप में फ्लैश कार्ड यूज़ नहीं होता। फ्लैश कार्ड्स ख़राब हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ख़राब बिल्कुल ही नहीं होते। फ्लैश कार्ड अब तो इन्होंने तो लिखा है कि इसको टाइम कंज्यूमिंग होता है इनको बनाना। लेकिन ये कि हम लोग तो अब फ्लैश कार्ड्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट से, हम बने बनाए आराम से उठा लेते हैं, तो और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते। ठीक है जी, उसके अलावा कार्टून्स हैं। कार्टून्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जो कि तस्वीरी शक्ल में हैं, कार्टून्स ऐसे भी हैं जो कि फ़िल्म की शक्ल में। तो यहाँ पे अभी जो बात हो रही है वो तस्वीरी शक्ल के कार्टून्स की बात हो रही है। इससे मुख्तलिफ़ तरीके से इसको काम में लाया जा सकता है, जैसे कि आपने ABCDEF करके इन्होंने दिखा दिया और उसको अरेंज कीजिए, क्या क्या पहले हुआ होगा, क्या बाद में हुआ होगा, या ये जो तस्वीर बनी हुई है इसके बारे में एक ऐसे लिखिए, एक नोट लिखिए, आप इसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंगली यूज़ कर सकते हैं। किताबों में तो अभी तक यूज़ होता है, जितनी भी लैंग्वेज की बुक्स हैं उसमें इसको यूज़ किया जाता है बच्चों की ट्रेन ऑफ थॉट को समझने के लिए, या उनको फैंटेसाइज़ करवाने के लिए, या इवन ये कि उन ये जानने के लिए कि वो इस सीन के बारे में क्या ज़हन बनाते हैं। मैप्स बहुत काम की चीज़ है। मैप्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, ज्योग्राफी में तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, आज तक यूज़ करते हैं। जितनी भी किताबें हैं उनमें मैप्स मौजूद हैं ज्योग्राफी की, इवन दो कि गूगल मैप आ गया है, वो भी बहुत यूज़फुल है। उसको उसको तो आप ज़ूम करके अंदर तक जाके बच्चों को दिखा सकते हैं। हम हमारी क्लासरूम्स में इसको अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको डिजिटल स्क्रीन कोई ना कोई चाहिए जिस पे आप दिखा रहे होंगे, क्योंकि खाली मोबाइल फ़ोन पे अगर आप दिखाएँगे तो हर बच्चा तो नहीं देख पा रहा होगा। तो इन दमसेल्व्स मैप एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चों को ये आइडिया अच्छी तरह से हो जाता है कि उनके इर्द-गिर्द कौन से मुल्क, कौन से इलाके मौजूद हैं, कहाँ क्या मौजूद है, वहाँ पे क्या मसाइल हैं। तो इसको आइडेंटिफ़ाई करना, जैसे कि हम पाकिस्तान के मैप को दिखा के बात करते हैं कि रिवर्स कहाँ हैं, सहरा कहाँ है, वहाँ सहरा क्यों हैं, ठीक है, बॉर्डर्स के क्या इश्यूज़ हैं, ये सब मैप के थ्रू बड़े अच्छे से हम दिखा सकते हैं। इन्हीं मैप्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के मैप्स होते हैं। जैसे इन्हीं मैप्स को कलर कोड करके उसको आप जो है वो पॉपुलेशन मैप को दिखा सकते हैं। इसके अंदर आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस को दिखा सकते हैं, इसमें आप ज्योग्राफिकल लोकेशंस दिखा सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के मैप्स आते हैं, पॉलिटिकल मैप्स हैं, फ़िज़िकल मैप्स हैं। फिर बाज़ मैप्स इस तरह से कलर किए हुए होते हैं कि उनकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि कौन सी जगह ऊंची और कौन सी जगह नीची है। ये जोग्राफिकली जो चेंज आ रहा है लैंड में, वो रिलीफ मैप्स कहलाते हैं। वेदर मैप होते हैं जो कि आपको दिखाते हैं कि किस इलाके में किस वक्त कौन सा मौसम चल रहा है। तो ये रेलवे मैप्स हैं, एयर मैप्स हैं, ये सब तरह के मैप्स मौजूद हैं। अच्छा, पोस्टर्स जो हैं वो किसी एक ख़ास एक्शन की तरफ आपको आपका ध्यान देने दिलवाने के लिए बनाए जाते हैं। एक ख़ास वक्त के लिए होते हैं, एक ख़ास मोशन के लिए होते हैं। जी लेट्स सपोज़ वो कंपटीशन कोई होने वाला है, उसका पोस्टर बना के लगाया आपने, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई पोस्टर लगा दिया, आपने बच्चों को समझाया कि ये यहाँ पे कुछ फेंकना नहीं है, कचरा नहीं फेंकना, इसका पोस्टर बना दिया। तो बच्चों को जो है वो बड़े-बड़े लेटर्स में, बड़े अच्छे कलर्स में एक ऐसी इम्प्रेसिव पिक्चर जिसको देख के कि आसानी से मैसेज समझ में आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये पोस्टर्स यूज़ होते हैं। और
पोस्टर ज़ाहिर है छोटा सा, तो एक लिमिट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी जा सकती, हर टॉपिक पोस्टर पे कवर नहीं किया जा सकता। और वो चीज़ जो किसी भी लगे हुई चीज़ के साथ एसोसिएट होती है कि ये तो तस्वीर लगी हुई है दीवार पे, एक दफ़ा देखने में यूनिक लगी, दूसरी दफ़ा देखने में यूनिक लगी, तीसरी दफ़ा वो पार्ट ऑफ द वॉल हो जाती है, उसके बारे में अब उसकी तरफ तवज्जो जाना बंद हो जाती है। अच्छा, पोस्टर्स और चार्ट्स में थोड़ा सा फ़र्क है। चार्ट जो है वो क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का चार्ट बना दिया, आपने जो है वो कोई मैप का चार्ट बना दिया, तो विजुअलाइजेशन के लिए किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करता है चार्ट। और उसके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अतबार से आप इसमें बता सकते हैं कि एक चार्ट कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है, साइंस में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, एटम को डिपिक्ट करना है आपको, आपको साइंस के जितने भी अलग अलग शोबे हैं, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनको लेकर आपको ना कोई एग्जांपल ला सकते हैं चार्ट की, किसी भी टॉपिक को उठा लें। सिमिलरली और सब्जेक्ट्स में भी चार्ट यूज़ होते हैं, यहाँ तक कि लैंग्वेजेस में भी चार्ट यूज़ होते हैं। आप वो साबिक़े लाहिक़े पढ़ा रहे हैं, उसका चार्ट होता है, इसी तरह से आप चार्ट को हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। चार्ट्स की कुछ छोटी सी टाइप्स दी हुई हैं इन्होंने। नैरेटिव चार्ट्स में ज़ाहिर एक प्रोसेस बताया हुआ होता है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। कॉज एंड इफेक्ट चार्ट होता है, इसमें ये होने से ये हो जाता है। फिर चेन चार्ट होता है जिसमें आइडियाज़ की चेन, जैसे कि पिक्चर्स में या कार्टून्स में भी होती है, वैसे चार्ट में भी दी जाती है। फिर इवेल्युएटिव चार्ट्स होते हैं जिसमें कि आप आहिस्ता आहिस्ता होने वाले चेंजेस को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। बहरहाल ये इतनी डिटेल में जाने का की ज़रूरत थी नहीं। उसके बाद जो है वो ये जो है वो इन्होंने, ये ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें उठा लेते हैं बहुत दफ़ा, जब ये किताब बना रहे होते हैं ना, खुद इनके भी जहन में क्लियर नहीं होता है कि वो क्या लिख रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स शामिल कर लेते हैं कि जिस जब लिखने वाले की अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो उसको नहीं अंदाज़ा होता है कि उसने क्या लिख दिया। अब ये जो लिखा है इन्होंने, ये एक अच्छी खासी अजीब व गरीब चीज़ लिख दी है, कहना कुछ और चाह रहे हैं और लिख कुछ और गए। बहरहाल इग्नोर कीजिए जी, कोई बात नहीं। स्ट्रिप्स यूज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन स्ट्रिप्स होती हैं जे जो कि चार्ट के ऊपर आप दे रहे होते हैं। एक पेपर की स्ट्रिप्स बना के जो है वो चार्ट पे चिपकाते चले जाते हैं, और मुख्तलिफ स्ट्रिप्स के अंदर जो है कॉलम्स बना के, ऐसा समझ लीजिए, आप यूज़ कर रहे होते हैं। फ्लिप चार्ट्स होते हैं जिसमें कि एक बड़ा सा एक पेपर्स का एक बंच होता है जिसको कि क्लासरूम के बीच में रख देते हैं। टीचर उसको वाइट बोर्ड की तरह से यूज़ करते हैं और उसके ऊपर मार्कर से जो है वो इन्फॉर्मेशन को लिख रहे होते हैं। बाज़ों का तो प्री प्रिंटेड होते हैं, जैसे ग्राफ्स के फ्लिप चार्ट्स होते हैं जिसमें कि ग्राफ पेपर का एक पैटर्न छपा हुआ होता है, उसके ऊपर आप काम भी करते जाते हैं, फिर उसको फ्लिप करके अगले चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट प्रिपरेशन की कुछ बातें हैं जिसमें कि आप अगर कुछ भी ना पढ़ें तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े अल्फाज में लिखना चाहिए है, बहुत डिटेल में नहीं होना चाहिए, लाइट पेंसिल नहीं यूज़ करनी चाहिए, और सिंपल होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए है, बच्चे आसानी से पढ़ सकें। और उसके अंदर जो है वो करेक्शन करना बहुत आसान है, आप उसके अंदर वाइटो यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें, और कलरफुल बना सकते हैं इसको। इस तरह की बातें चार्ट्स के बारे में हुई हुई हैं जो कि बड़ी कॉमन सी बातें हैं, आप बग़ैर पढ़े भी ये सारी बातें कह सकते हैं। अच्छा, ग्राफ्स जो हैं वो भी बहुत अच्छा, जब डेटा को आपको शो करना है, आपको बताना है इतने परसेंट लोग ये करते हैं, इतने परसेंट लोग ये करते हैं, तो ग्राफ्स बहुत काम आते हैं। ग्राफ्स की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, जैसे कि पाई ग्राफ है जिसमें आप आउट ऑफ 360 डिग्रीज़ असाइन करते हैं कि 50% लोग ये हैं, 25% लोग ये कर रहे हैं, 10% लोग ये कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा पाई ग्राफ से नज़र आ जाता है। बार ग्राफ भी बहुत अच्छा, अच्छी तरह से फ़र्क बता सकता है दो चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ इस साल ज़्यादा रही, ये चीज़ इस साल कम रही। तो ग्राफ्स जितने भी हैं वो डेटा को शो कर रहे होते हैं। ये जो इन्होंने 50 बाय 72 सेंटीमीटर लिया, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये बस ऐसे ही लिखने वाले ने लिख दिया। आप अपनी मर्ज़ी का बच्चों की विजिबिलिटी के एतबार से ग्राफ बना सकते हैं, और उसके बनाने के अपने तरीके हैं। पूरा एक फार्मूला है, पाई चार्ट कैसे बनेगा, बार ग्राफ कैसे बनेगा, हिस्टोग्राम कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनेगा। तो वो बाकायदा पूरा फार्मूला है। ये जो इन्होंने बेसिक्स दी हुई है इसकी, ये कोई ऐसा उसमें आपको हेल्प नहीं कर रही। लाइन ग्राफ ज़ाहिर है एक क्वांटिटेटिव डेटा को आपने एक सीक्वेंस में शो करना है, आमतौर पे टाइम सीरीज़ डेटा को शो करता है कि पहले साल यहाँ थे, दूसरे साल यहाँ पहुँचे, तीसरे साल यहाँ पहुँचे। क्रिकेट का स्कोर आप देखें कि पहले ओवर में यहाँ था, दूसरे ओवर में यहाँ, तीसरे ओवर में यहाँ। तो इस तरह से आप लाइन ग्राफ के थ्रू भी अपने डेटा को शो कर सकते हैं।
पिक्टोरल ग्राफ है, पिक्चर्स के ज़रिए से ग्राफ बनाया जा सकता है। जैसे कि आप 10 चॉकलेट्स यहाँ थी, 15 चॉकलेट्स यहाँ हो गई, 5 चॉकलेट्स यहाँ हो गई, बाकायदा वो टॉफ़ीज़ चॉकलेट वो चीज़ें बना के आप दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड में चॉक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड दोनों आ गए। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद से बता सकते हैं। वाइट बोर्ड का डिसएडवांटेज, ब्लैक बोर्ड का डिसएडवांटेज। ब्लैक बोर्ड ज़ाहिर है वो उसको मिटाना, गंदा हो जाना, उसका कलर आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाना, ब्लैकनेस ख़त्म हो जाना उसकी। और फिर वाइट जो चॉक है, चॉक का फैलना, उसकी वजह से डस्ट का क्रिएट होना, ये सब इश्यूज़ थे। लेकिन वो सस्ता है, ये उसका फ़ायदा था। जबकि वाइट बोर्ड जो हैं, मार्कर बोर्ड्स हैं, उसके एडवांटेज ये हैं कि वो देखने में अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन होता है, रिफाइंड राइटिंग समझ में आती है। वाइट के ऊपर ब्लैक बहुत अच्छा सा पढ़ा जा रहा होता है, मुख्तलिफ कलर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके मसाइल भी हैं, रिफ्लेक्टिव होता है, रोशनी पड़ती है तो कोई बच्चों को कहीं से नज़र नहीं आ रहा होता, एक्सपेंसिव पड़ता है, हर थोड़े दिन बाद मार्कर चेंज करना पड़ता है। और उसके अलावा जो है वो आपके पास फाइबर का बोर्ड होता है। ये क्या होता है जी? इसको हम स्टिकी बोर्ड भी कहते हैं। इसके ऊपर जो है वो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो इजीली चिपक जाते हैं। तो वो आप कह लें कि जैसे नोटिस बोर्ड टाइप का एक बड़ा सा मौजूद है, उस पे आप चीज़ें चिपकाते चले जाएँ और वो फिर वापस खींचेंगे, फिर उतर जाएँगी। तो वो पहले वो बच्चों के वो मुकाबला करने की एक छोटी-छोटी बॉल्स आती थी जिसको कि वो डार्ट की तरह से फेंकते थे, वो जाके चिपक जाती थी। उस तरह का बोर्ड होता है जिसमें कि चीज़ें चिपक सकती हैं, तो आप उस पे अपनी इंस्ट्रक्शंस, मटीरियल अपना बना के इस वो लेके आएँ, उस पे चिपका के उसको एक सीक्वेंस में शो करें, फिर उसको उतार लें, फिर दूसरी चीज़ शो कर दें। तो ये भी बोर्ड यूज़ होता था। सॉफ्ट बोर्ड को बुलेटिन बोर्ड भी कह लें। उस पे आप इंफॉर्मेशन देते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लगाते हैं, इस साल के विनर्स का बता रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें। इस पूरे हफ़्ते कुछ पढ़ना है, उसको आपने वहाँ पे चिपका दिया, वो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट बोर्ड को। अच्छा, मैग्नेटिक बोर्ड्स जो हैं, ये भी यूज़ होने लगे हैं। अच्छा, कुछ अब वाइट बोर्ड ऐसे आ गए हैं जो मैग्नेटिक हैं कि वो वाइट बोर्ड का काम भी दे रहे हैं, उस पे मैग्नेट्स लगा के और मैग्नेट की मदद से आप उसके पीछे कोई चार्ट वगैरह चिपका सकते हैं। तो यही बहुत अच्छा एडवांटेजेस होता है और जल्दी-जल्दी आप चीज़ों को निकाल के चेंज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा मॉडल्स होते हैं, ये 3 डायमेंशनल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा पिरामिड दिखाना है मुझे, तो पिरामिड की डायग्राम बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि पिरामिड बना-बनाया मॉडल दिखा दें बच्चों को। तो वो सॉलिड मॉडल्स भी होते हैं, वो कट अवे मॉडल्स भी होते हैं, यानी स्ट्रेट 2D मॉडल काट के आप लेके आ गए। जैसे कि आप ये कहें ना कि वो जो स्केलेटन का मॉडल होता है, एक बाकायदा प्रॉपर हड्डियों का बना हुआ स्केलेटन मॉडल भी हो सकता है, जो कि प्रॉपर उसको हाथ लगा के आप देखेंगे तो फ़ील होगा। एक कार्डबोर्ड का बना हुआ कटआउट मॉडल भी हो सकता है। बाज़ वर्किंग मॉडल्स भी होते हैं, ख़ासतौर पे मशीनरी रिलेटेड कुछ मॉडल्स हैं, तो वर्किंग दिखा सकते हैं। पुली को मॉडल बना के दिखाना है, तो वर्किंग मॉडल आराम से बनाया जा सकता है उसका। सैंड मॉडल्स भी हो सकते हैं, क्ले के या सैंड के, ऐसे छोटे मॉडल्स जो कि बना लिया, फिर तोड़ दिया, फिर बना लिए। आमतौर पे सिंपल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। मॉडल्स से बहुत फ़ायदा है, आप हाथ में ले सकते हैं, बच्चों को पर्सनली बच्चे अपने करीब रख के उनको फिज़िकली छूकर उनको रियली समझ सकते हैं। इसको समझाना, इसको इसकी मदद से बच्चे को विजुअलाइज़ करवाना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, कुछ मॉडल्स तो इतने मुश्किल भी नहीं है और अक्सर अब आजकल बने बनाए मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे जितने भी साइंस के मॉडल्स हैं तो सब बने बनाए आराम से मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटोटाइप होते हैं। जैसे कि आप ये कहें कि जी गाड़ी का मॉडल बनाना है, तो छोटा सा उसमें कुछ टायर्स होंगे, उसके अंदर कुछ बॉडी होगी, कुछ चीज़ें फिट कर दी आपस में, लो भाई गाड़ी बन गई। इसको मॉकअप मॉडल्स कहते हैं या प्रोटोटाइप कह लें। आपने फॉर एग्जांपल एक जो है वो आपने शायद देखा हो कि ह्यूमन बॉडी का एक मॉडल आता है, उसको फिट कर दें चीज़ें आपस में तो पूरी जगह खट तैयार हो जाती हैं। तो ये भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा और क्या-क्या ऑप्शंस हैं? डायोरामा जो है वो हमारे यहाँ म्यूज़ियम्स में ही मिलते हैं, स्कूल्स में तो ख़ैर नहीं होते। जैसे आपने देहात का माहौल दिखाना है तो एक गुड़िया सी खड़ी की हुई है, उसने देहाती कपड़े पहने हुए हैं, चक्की मौजूद है, कोई चक्की चला रहा है, कोई बैलों का एक वो मुजस्मे से बना के लगा दिए हैं। तो उमन ग्लास के पीछे किसी ख़ास ज़माने, किसी ख़ास एरा, कुछ पुराने ज़माने के गुज़रे हुए लोगों के हालात को विजुअली बच्चों को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कूल्स में आमतौर पे ज़ाहिर है यूज़ करना
इनको लेके आना पॉसिबल नहीं होता, आसान नहीं होता। एग्ज़िबिशन तो ज़ाहिर है कुछ डिपार्टमेंट या किसी स्कूल में या किसी बाहर ले जाके बच्चों को कुछ एग्जीबिशंस दिखाए जाते हैं, जैसे साइंस एग्जीबिशन है, तो उसके अंदर वर्किंग चीज़ें या चीज़ों के मॉडल्स जो हैं मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे बना के लेके आते हैं, तो वो एग्जिबिट्स कहलाते हैं। उनको दिखा के आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और ज़ाहिर है वो विज़िटर्स ने आना है तो प्रॉपर उसका एक रूम बनेगा, एक हॉल बनेगा, उसमें गुज़रने की जगह होगी, और इस तरह से लोगों को छोड़ा जाएगा कि लोग एक-एक करके सारे स्टॉल्स पे से जा देखते जाएँगे, आगे बढ़ते जाएँगे, और इतना टाइम दिया जाएगा कि जो जिस स्टॉल पे जाएँ वो उनको समझा सके कि क्या चीज़ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। और ज़ाहिर है एग्ज़िबिशन्स में एक तो इंटरेस्ट बड़ा डेवलप होता है, कम्युनिकेशन होती है, बच्चे जब देखते हैं, चीज़ें सीखते हैं, उनके अपने अंदर शौक़ होता है कि अगली दफ़ा हम भी एग्ज़िबिशन में आएँगे, खुद चीज़ें बना के लाएँगे। लेकिन ज़ाहिर है इसमें टाइम कंज़्यूम भी हो रहा है, बजट भी खर्च हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ होती है रिसोर्स बैग या हैंड बुक्स। वर्क बुक्स भी कह सकते हैं किसी दर्जे में, कि जैसे कि अगर आपने जो है वो बच्चों को रीडिंग सिखानी है, तो रीडिंग सिखाने का एक रिसोर्स पैक आता है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिक्स होती हैं। उसमें फ्लैश कार्ड भी होगा, उसमें एक राइटिंग मटेरियल भी होगा, उसमें कहीं ड्राइंग का भी कोई चीज़ होगी, हो सकता है 3D मॉडल भी आ जाए, कोई लेटर्स के कटआउट्स भी बने हुए हों। तो ये पूरा एक पैकेट होता है जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ तैयार करती हैं बच्चों को किसी ख़ास चीज़ को सिखाने के लिए। मैथमेटिक्स के रिसोर्स पैक आते हैं, हैंड बुक्स आती हैं, आर्ट्स के आते हैं। फिर स्पेसिमेन होते हैं, जैसे कि आपने बच्चों को तितली दिखानी है तो उसकी वो तितली को पिन अप किया हुआ, उसको प्रिजर्व किया हुआ है, वो मौजूद है, या मेंढक मौजूद है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाती हैं, उनमें से बहुत सी चीज़ें प्रिजर्व हुई हुई स्पेसिमेन, तो वो साइंस में आप जो है वो ख़ास तौर पर बायोलॉजी में बहुत यूज़ की जाती हैं, और उनको माउंट करके रखा जाता है बॉटल्स के अंदर, जार्स के अंदर। और वो ज़ाहिर है रियल चीज़ बच्चे देखते हैं तो उनको फ़ैसिनेशन होती है उसको देखकर। ग्लोब भी एक चीज़ है, वो तो आपको पता ही है, ग्लोब जो है वो दुनिया का मॉडल है, मैप के साथ-साथ उसको भी यूज़ किया जाता है ये समझाने के लिए। मैप चूँकि 2D और स्ट्रेट होता है ना, तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता बच्चे का कि दुनिया गोल किस तरह से है। तो ग्लोब भी साथ-साथ अगर दिखाई जाती रहे, तो बच्चे उसमें ये समझते जाते हैं कि ये कैसे दुनिया की गोल किस तरह से है। ठीक है जी। फिर वर्कशीट्स अब बहुत ही कॉमन यूज़ हो रही हैं। आपने मैथ्स की एक एक्सरसाइज करवाई, बच्चों ने कॉपी में की, बुक में की, मज़ीद एक्सरसाइज और करवानी है तो फिर आप उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग से काम एक्टिविटीज़ वो बना के लाते हैं और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये वर्कशीट्स कहलाती हैं। अब आप आ जाइए ऑडियो विजुअल एड्स पे। खाली ऑडियो एड्स की बात करेंगे तो रेडियो एक एड हो सकता है। अब ज़ाहिर है आजकल तो रेडियो, आई डोंट नो कि कहीं भी यूज़ हो रहा हो इंस्ट्रक्शंस टेक्नोलॉजी में। और ऑफ कोर्स ये वन वे कम्युनिकेशन होती है, ख़ास चैनल है, आपकी मर्ज़ी की चीज़ चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी, किस टाइम पे चलेगी। किसी ज़माने में हो सकता है कि रेडियो को भी यूज़ करते हों लोग, कि आपकी मर्ज़ी का चैनल, आपकी मर्ज़ी की चीज़ नशर कर रहा हो, उस वक्त पीरियड भी चल रहा हो, ये पॉसिबल बनाना हर वक्त शायद आसान ना होता हो। टेलीविज़न यूज़ होता है, अभी भी टेलीविज़न यूज़ हो रहा है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, ख़ास तौर पे डिस्टेंस लर्निंग में यूज़ हो रहा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी है, इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि टेलीविज़न पे आ रहे होते हैं और आप उनको देखकर लर्न कर सकते हैं। पैसिव वीडियो का मतलब ये हुआ कि आपकी टीवी पे नहीं आ रही, किसी चीज़ पे नहीं आ रही, बल्कि आप जो है वो कैसेट पे ख़रीद के लाके, अभी आप ये सोचें ना, ये कितने साल पुरानी बात हो गई, ये जो है वो 20-25 साल पुरानी बात हो गई, जिसमें कि आप जो है वो बच्चे जो वो वीडियो प्ले करके जो है वो बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। ज़ाहिर है टीवी के ऊपर अगर आप कोई चैनल दिखा रहे हैं तो वो दिखाना फिर वही कि वो उस वक्त वो चीज़ आ रही है जो उनको दिखाना चाह रहे हैं, नहीं आ रही, वो मुश्किल होता था। कोई आपने कैसेट में रिकॉर्ड की हुई चीज़ है तो वो अपनी मर्ज़ी से आप पॉज़ भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चला सकते हैं। और इंटरैक्टिव वीडियोज़ भी हो गई हैं अब। अब जब आप वीडियो प्ले कर रहे हैं पुराने ज़माने के वीसीआर पे, और उसको स्टॉप कर रहे हैं और उसको रिवाइंड कर रहे हैं, इससे आगे बात चली गई जब कंप्यूटर्स का दौर आया, सीडीज़ आ गई। उसमें जैसे अगर आप अभी देखें, बच्चों के बहुत सारे इंटरैक्टिव गेम्स वीडियो पे मौजूद हैं, डोरा के नाम से हैं, आपके स्टार फॉल के नाम से पूरी वेबसाइट है जो कि इंटरैक्टिव है, जिसमें थोड़ी वीडियो चलती है, फिर वो कहते हैं अब आप ये प्रेस करें, बताइए कितने हुए, आई हैड 2 मैंगोज़, नाउ आई हैव 2 मोर, हाउ मैनी डू आई हैव, वहाँ रुक जाएगी, अब आप इंटरैक्ट करें उससे। तो इंटरैक्टिव वीडियोज़, इंटरैक्टिव सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को ख़ास तौर पे लैंग्वेज और लॉजिकल स्किल्स, और लॉजिकल तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर सिखा रहे हैं।
सिखाने के लिए ज़बरदस्त हैं। अगर आप में से किसी ने starfall.com यूज़ नहीं की तो प्लीज़ ज़रूर यूज़ करके देखें। ये बहुत अच्छा है ख़ास तौर पे इस एज के बच्चों को स्किल्स सिखाने के लिए। अब आ गए जी मज़ीद एड्स, जिसमें कि लैपटॉप कंप्यूटर्स आ गए। वो तो हो ही गए, इसके ऊपर अगेन आप बहुत तफसील से बात कर सकते हैं, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, इसको बच्चों की हर तरह की एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता है। हाँ, इस पे ज़रूर डिसएडवांटेज से बात करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, बच्चे फिर उसमें कहीं से कहीं निकल सकते हैं। और अब जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि बच्चा सिवाय उसके कि जो कि उसको खोलने के लिए कहा गया, उसके अलावा कुछ और नहीं खोल सकता। ठीक है। अच्छा, फिर उसको मुख्तलिफ पुराने ज़माने के नाम दिए गए थे, उन नामों को अब हम कैरी कर रहे हैं, क्या करें? CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। अब ये बड़ी पुरानी बात हो गई कि जी आप अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर इस बात का ख्याल रखें कि कंप्यूटर्स का भी यूज़ हो रहा हो। और 1970s की बात कर रही हैं कि जी बच्चों का एक कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, उसके पैकेजेस हों, जिसमें बच्चों को मटेरियल इस तरह का दिया जाए जो कंप्यूटर के थ्रू नेविगेट कर सकें और उसकी एक्सरसाइज कर सकें, और वो वर्ड प्रोसेसर चलाना सीखें, और वो जो है वो स्प्रेडशीट सीख रहे हों, और वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश करें कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर के थ्रू दूसरी इंस्ट्रक्शंस, दूसरे सब्जेक्ट्स की इंस्ट्रक्शंस भी दी जा सकें। तो ये बात तो बड़ी ही पुरानी हो गई। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग, अब इससे बहुत हम आगे आ गए हैं ना। कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग जो है वो प्रोग्राम बाकायदा 70s 80s में तैयार किए गए। अब तो वेबसाइट्स पे फ्रीली अवेलेबल है हर चीज़, और अब वहाँ से बच्चों को अच्छे से अच्छी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। उसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जो है आज के दिन में हम हमारे मोबाइल्स पे मौजूद है, जिसमें कि हम मोबाइल से मुख्तलिफ ऐसे ऐप्स आ गई हैं जिनके थ्रू कि हम लैंग्वेजेस लर्न करते हैं। डुओलिंगो जैसे कि एक ऐप मौजूद है, वो यूज़ कर सकते हैं। फिर लर्निंग डिज़ाइन के बारे में बात हो रही है कि लर्निंग एक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम अब डायरेक्टली LMS बन गया है। LAMS के बजाय इसको अब LMS ही कहते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम हो चुका है। जहाँ तक ये पहुँचे हैं उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है बात, कि पूरा स्कूल, पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर पे ले जा चुकी है, और सारी की सारी एक्टिविटीज़, सारे लेसन्स वीडियो पे मौजूद हैं, और बच्चे की प्रोग्रेस बाकायदा ट्रैक होती है, और ये इंश्योर किया जाता है कि बच्चा जैसे जैसे देखता जाए वैसे वैसे उसकी कुछ एक्सरसाइजेज और एक्टिविटीज़ ऐसी आती हैं कि वो उसको परफॉर्म करके इस बात को साबित करता है कि उसने वो पूरा प्रोग्राम देखा है। ईमेल के सिस्टम पे हम मज़ीद बात मैं तो नहीं करूँगा, इसको आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। बहुत एडवांटेजेस ईमेल थी जब आई थी, अब तो ईमेल से आगे चली गई बात। अब आप मैसेजेस जो हैं, जो फॉर्मल मैसेंजर्स हैं, वो अब इसको उसको टेक ओवर कर चुके हैं। बच्चों से कम्युनिकेट करना है, बच्चों के पेरेंट्स से कम्युनिकेट करना है, उनको असाइनमेंट्स देने हैं, उनसे असाइनमेंट्स लेने हैं, रिकॉर्ड रखना है, इस सब के लिए जो है वो मुख्तलिफ मैसेजिंग ऐप्स जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ हो रही हैं। और अगेन CD रोम ख़त्म हो गई, CD ख़त्म हो गई, DVD आई, DVD ख़त्म हो गई। अब तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, यानी थ्रू वेब अवेलेबल है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ हो गई है कि CD दुकान से जाके लेके आने से ज़्यादा आसान है, मैं क्लिक करूँ और वेबसाइट से डाउनलोड कर लूँ। तो बहरहाल एक ज़माने में जब CD रोम्स आई थी तो ये नॉर्मल हमारी डिस्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेटा कैरी कर लेती थी, जिसकी वजह से सस्ती भी होती थी और ये कन्वीनियंट भी होती थी, जल्दी ख़राब भी नहीं होती थी। इन चीज़ों से बाहर निकलें तो अब हम बात कर रहे हैं ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ को बच्चे को फील कराने के लिए आप रोल प्ले की तरफ लेके जाते हैं कि वो करके देखे, उसको एक्ट करके देखे। उसको एक्ट करने के प्रोसेस में बहुत सी लर्निंग छुपी हुई हैं। कुछ डायलॉग्स मेमोराइज करना, ये लैंग्वेज स्किल्स, उनको डिलीवर करना इस अंदाज से कि सामने वाला समझ सके उस कैफियत को, उस फीलिंग को। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ शक्लों में जो है वो ड्रामेटाइजेशन की जाती रही है। कुछ हमारे यहाँ यूज़ होते हैं, कुछ इसको हम नहीं नॉर्मली यूज़ कर होते। प्लेलेट्स जो छोटा सा ड्रामा है। पेजेंट्स जो होते हैं वो जैसे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं, फैंसी ड्रेस शो टाइप का होता है। फिर पेंटोमाइम जो है वो बच्चों का थिएटर। और टैब्लो टैब्लो तो किसी म्यूज़िकल उसके साथ पूरा है पे आप सीन खींचते हैं, मंज़र खींचते हैं। तो ड्रामेटाइजेशन के बहुत फ़ायदे हैं, बच्चों की स्किल भी डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती हैं, और मेमोराइजेशन बहुत सारी चीज़ों की अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। तो फील्ड ट्रिप्स हैं, ये भी अच्छे एक इम्पॉर्टेंट काम है, ख़ास तौर पे जब कि आप उनको किसी ऐसी जगह ले जाके कुछ दिखाना चाहते हैं जो कि
देखने के बाद ही समझ में आना है, दरिया सिंध दिखाना है, कोई डैम दिखाना है, उसकी उसकी नॉर्मस होना उसको देखने के बाद ही समझ में आता है ना। और इसी तरह से कोई म्यूज़ियम लेके जाना है। तो फील्ड ट्रिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत काम के हैं, लेकिन ज़ाहिर है इसमें पैसा भी खर्च होगा, इसके अंदर टाइम भी लगेगा, सब बच्चों को एक साथ मैनेजमेंट करना ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो मीडिया को, अब मीडिया को यूज़ करना यानी जो भी मीडिया आपके पास मौजूद है, ऑडियो विजुअल जो मीडिया है उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा स्टिमुलस है, लेकिन बच्चे को हर वक्त सिर्फ देखते ही रहना है या बच्चे को कुछ एक्ट भी करना है। अगर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करेंगे, कार्टून्स ही कार्टून्स दिखाए जा रहे हैं बच्चों को मीडिया से इतना ज़्यादा आपने इन टच कर दिया कि बच्चा फिर आपकी इंस्ट्रक्शंस, आपसे बातें करना, अपनी एक्टिविटीज़ करना उस पे फोकस से कम हो गया, बल्कि उसको ज़्यादा मज़ा चीज़ें देख देख के, कार्टून देख देख के ही आ रहा है। तो दूसरा ये कि आपके पास जो मटेरियल जिसको आप मीडिया पे दिखा रहे हैं वो आपने सोच समझ के दिखाया है, आपके अपने मुल्क में बना हुआ है, तो अक्सर तो ऐसा नहीं है। बाहर के बने मीडिया को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो उसमें बाद ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमारे हिसाब से नहीं होती। तो इसी तरह से ऑनलाइन टूल्स जो हैं वो हर एक को इस्तेमाल करना आ नहीं रहे होते, आपने असाइनमेंट दे दिया कि ऑनलाइन ये काम दिया वैसे करके आओ, और वो उनको नहीं समझ में आ रहा होता। कुछ बच्चों के पास तो कंप्यूटर्स ही नहीं होते जिसके थ्रू के वो घर पे इसको इस्तेमाल कर सकें। और बाज़ औक़ात बच्चे जैसे कि होता है कि आपने काम करने के लिए दिया कंप्यूटर पे और वो काम नहीं किया, दूसरे कामों में लग गए। फिर अब सवाल आ गया जो कि बिल्कुल हम एंड पे आ गए हैं अपने इस यूनिट के, कि जो भी हमने अब तक देखे एड्स मीडिया हो या एड्स हो, उसका एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है, तो अब वही सारी बातें दोबारा डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। टीचिंग एड्स का एक जनरल जवाब बना लें कि टीचिंग एड्स जो है वो हर तरह के माहौल में यूज़फुल हो सकती हैं। हर बच्चे के लिए मोटिवेशन, मेमोराइजेशन, चीज़ों को की ग्रिप करने के लिए, उनको फैंटेसाइज़ करने के लिए, इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए, उनको रियल लाइफ समझने के लिए ये बहुत हेल्पफुल हैं। बहुत सी चीज़ों को बहुत आसान बना देती हैं टीचिंग एड्स। तो बिल्कुल बेसिक बुक्स से ही शुरू हो जाती हैं, तो उसके बगैर अब ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि एजुकेशन कैसे होगी। ठीक है, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन, क्लैरिफिकेशन, और फिर क्रैमिंग ख़त्म होती है, बच्चों की तवज्जो उस तरफ एक तरफ रहती है, वोकैबुलरी बढ़ती है, टाइम बचता है, पैसे बचते हैं अब तो। ठीक है, और आपको ये ज़रूर सर ख़्याल में रखना है कि आप किस तरह की टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, कि आपकी क्लास का साइज़ क्या है। अगर आपने छोटे लैपटॉप पे स्क्रीन पे चला दिया और इतनी 50 बच्चों की क्लास है तो उनको नज़र कैसे आएगा। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसके हिसाब से आप टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं, उनको समझ में आ नहीं रहा आप एड चला रहे हैं। बच्चों की एज क्या है, बच्चों का एप्टीट्यूड कैसा है, बच्चों का कितना एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आप कौन सी एड सेलेक्ट करते हैं। दूसरी है कि आपको कॉस्ट का ख्याल रखना है, पैसों का ख्याल रखना है, कितना वक्त आपका लगेगा इसको बनाने में, और कितना छोटा सा काम है, क्या ज़रूरी है कि इसको टीचिंग एड के थ्रू ही किया जाए, तो टाइम, पैसा और एनर्जी आपकी इसमें लगनी है। इस बात का ख्याल पाकिस्तान में ख़ास तौर पर रहते हुए हमें करना है कि इफ़ पॉसिबल हमें लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मटेरियल अगर हम प्रिपेयर कर सकें तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, और इस पे काफ़ी स्कूल्स में काम भी होता है, बच्चों को सिखाया भी जाता है कि आप रिसाइकिल करें चीज़ों को और उनकी मदद से टीचिंग एड्स बनाएं। एक्स्ट्रा प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हैं, पेपर कप्स हैं, एक्स्ट्रा शीट्स ऑफ पेपर्स हैं जो कि इस्तेमाल हुई हुई हैं, यूज्ड हैं, उनकी मदद से हम बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं। उसके अलावा हम वो मटेरियल जो फ्रीली अवेलेबल हैं उनको यूज़ करने के अलावा हम ऐसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि उनको इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो मुख्तलिफ इन्होंने वेस्ट मटेरियल कहा उसके बारे में कहा कि बहुत सी चीज़ें पौधों से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि पत्ते हैं, शाखें हैं, जानवरों की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हड्डियाँ यूज़ कर सकते हैं जो कि फ्रीली मिल जाएंगी आपको। मिनरल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि चारकोल है या लाइमस्टोन है। कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसी चीज़ है जो कि इस्तेमाल हुई भी पड़ी है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस देख के कि वो डेंजरस ना हो बच्चों के लिए। या डोमेस्टिक जो चीज़ें जैसे मैंने कहा कि बोतलें हैं, टिन के कैन हैं, किसी चीज़ के पार्ट हैं, टायर्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए आप सस्ते या बिल्कुल फ्री के भी टीचिंग एड्स बना सकते हैं। और फिर उन्होंने एक दफ़ा फिर ये दोबारा ले आए कि
जब आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें किस बात का ख्याल रखें। तो ज़ाहिर है ये ऑडियो विजुअल एड्स आपके लेसन को इम्प्रूव करने के लिए हैं, आपके लेसन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। ये एक बुनियादी सबसे बड़ा फार्मूला है कि लेसन से डिस्ट्रैक्ट नहीं करवाना, बल्कि लेसन में एंगेज करवाना है। ठीक है जी। तो इसको अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको आप इसका अच्छा से जवाब बना सकते हैं हर ऑडियो विजुअल एड के बारे में। उसके बाद उन्होंने एक चार्ट दे दिया है, बस इस चार्ट में सारा का सारी एड्स को एक जगह समराइज़ कर दिया है, जो कि हम अब तक कवर कर चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इस लेसन को एंड करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ हमने कर ली। आई बिलीव कि ये बहुत आसान लेसन है, इसको आपको करना चाहिए। और इसमें कुछ एक्टिविटी देख लेते हैं, सवाल क्या क्या आएगा। इंस्ट्रक्शनल एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी तो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकती है, ऑल्दो टेक्नोलॉजी सेम होगी, लेकिन जो एजुकेशन में ख़ास तौर पे इस्तेमाल हो वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है। इंस्ट्रक्शंस तो आप इंडस्ट्रियल वर्कर को भी दे रहे होते हैं, और इंस्ट्रक्शंस तो आप जो है वो सड़क पे खड़े हुए चलते हुए जाते हुए किसी पेडेस्ट्रियन बंदे को भी दे रहे होते हैं। तो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशनल ही हो। यूज़फुलनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यूज़फुलनेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, कितना फ़ायदेमंद है, तो एक-एक करके चीज़ें उठाते चले जाइए और उनकी तफसील बयान करते चले जाइए। किस तरह से डेवलप हुई पाकिस्तान में या दुनिया में इंस्ट्रक्शन या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड से शुरू हुए, वाइट बोर्ड पे आए, प्रोजेक्टर्स पे गए, आपका ट्रांसपेरेंसीज़ पे आए, फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर्स पे आए, फिर कंप्यूटर स्क्रीन्स पे आए, फिर एलईडी स्क्रीन्स पे आ गए, अब मॉडल्स हैं, 3D मॉडल्स हैं, रोबोटिक मॉडल्स हैं, यहाँ तक हम आ गए। तो इसको हम बड़े तफसील से 4 पेज में आराम से पूरा कवर कर सकते हैं। तो होपफुली ये आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, कोई बात भी इसमें टेक्निकल ऐसी नहीं थी कि जिसमें आप फंसते। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।